Welcome to our channel Broadway Academy. हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव आप सभी का ब्रॉडवे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज का अपना हिंदी का सेशन। और आपकी हौसला अफजाई के लिए दो शब्द इस तरीके से मैं आपके सामने पेश करता हूं, गौर फरमाइएगा। देखिए क्या खूब कहा है किसी शायर ने, ठीक है, देखिएगा इसको कि बुझी हुई आग भी जल सकती है, बुझी हुई आग भी जल सकती है, तूफान से नाव भी निकल सकती है, तूफान से नाव भी निकल सकती है। होके उदास ना बदल अपने इरादे, होके उदास ना बदल अपने इरादे, तेरे इरादों से दुनिया बदल भी सकती है, तेरे इरादों से दुनिया बदल भी सकती है। चलिए भाई आइए जुड़ते हैं अपनी इस कड़ी में। आज का जो अपना सेशन है, जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी देख रहे हैं, वो स्वरों का ही वर्गीकरण है। और आज ये अपना स्वरों के वर्गीकरण से संबंधित लास्ट वीडियो होने वाला है। तो इससे पहले जिसने भी जो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ पहले वो वीडियो आप देख लीजिएगा और फिर देखिए कितना मज़ा आता है। आइए शुरू करते हैं अपना स्वरों का वर्गीकरण। जैसा कि मैं आपको एक बार बता देता हूं कि स्वरों के वर्गीकरण में हमने आपको मात्रा के आधार पर भी पढ़ा दिया है, ठीक है, और दूसरा हमने जीव के आधार पर भी आपको पढ़ा दिया है, और तीसरा मुख के आधार पर भी पढ़ा दिया है। उसके बाद हमने आपको जाति के आधार पर पढ़ा दिया, उसके बाद घोष के आधार पर पढ़ा दिया, उसके बाद प्राणत्व के आधार पर पढ़ा दिया, और उसके बाद हमने पढ़ा था शायद होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर भी हम पढ़ चुके हैं। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 वर्गीकरण अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जो अपना वर्गीकरण है, ठीक है, तो वो होगा नासिका के आधार पर। किसके आधार पर? नासिका के आधार पर, ठीक है भाई। नासिका के आधार पर पढ़ते हैं। थोड़ा क्या है इसमें बातें थोड़ी क्रिटिकल बातें हैं, तो उनको समझिएगा ध्यान से। तो आप अगला हेडिंग डालिएगा। स्वरों का वर्गीकरण तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो आज हमें जो पढ़ना है स्वरों के वर्गीकरण में, वो हम हेडिंग डाल लेते हैं नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है भैया, नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक। तो देखिए भाई, अब नासिका के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ना है। नासिका के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ना है कि भी कितने प्रकार के स्वर होते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं, ठीक। नासिका मतलब नाक, ठीक है। तो नासिका के आधार पर आपके 2 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 2 प्रकार के स्वर होते हैं। जैसे कि पहला आप जानते हैं कि अनुनासिक स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं? अनुनासिक होते हैं। और दूसरा जो होते हैं वो निर्णोनासिक होते हैं। कौन सा होते हैं? निर्णोनासिक स्वर होते हैं, ठीक। ये 2 प्रकार के स्वर होते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बातें इसमें मैं आपको बताऊंगा। जो बातें आपको आज तक न पता चली हों वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए भी, नासिका के आधार पर 2 प्रकार का वर्गीकरण किया, और ये जो आधार इसमें रखा गया, अभी किस आधार पर नासिका में हमने 2 प्रकार से कह दिया, क्यों? देखिए क्या है, जब हम किन्हीं भी स्वरों का या किन्हीं भी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वायु जो है वो अपने 2 रास्तों से बाहर निकलती है। एक तो मुख के द्वार से बाहर निकलती है, और एक नासिका के द्वार से बाहर निकलती है। एक नासिका के द्वार से बाहर निकलती है, ठीक। अब देखिए भी, ये जो शब्द बना है अनुनासिक, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु प्लस नासिक से मिलकर बना है, अनु प्लस नासिक से मिलकर बना है। तो पहले हम इसमें जो चर्चा करने वाले हैं वो अनुनासिक की ही चर्चा करने वाले हैं। मैं निनुनासिक को भी साफ कर देता हूं, ठीक है। तो हम जो इसमें चर्चा करेंगे वो पहले हम अनुनासिक की ही चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम इनकी ही चर्चा कर लेते हैं।
अनुनासिक स्वर। ठीक, देखिए अभी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। अनुनासिक स्वर, तो देखो अनुनासिक स्वर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब देखो भाई क्या है, अनु का मतलब साथ में, नासिका का मतलब नाक। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों रास्तों से बाहर निकलती है, उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक स्वर। उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। अनु का मतलब साथ में और नासिका मतलब नाक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब हम स्वरों का या वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वायु अपने मुख से तो निकलती ही है और उसके बाद देखते हैं कि नासिका से निकलती है कि नहीं निकलती है, ठीक। तो अब अनु का मतलब साथ में, नासिका का मतलब नाक। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु जो है मुख द्वार और नासिका द्वार दोनों द्वार से बाहर निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। ये तो है इनकी परिभाषा की बात, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो संबंध होता है वो मुख से भी होता है और नाक से भी होता है। मुख और नाक दोनों से इनका संबंध होता है, मुख से भी होता है और नासिका से भी इनका संबंध होता है, ठीक है भाई। ये वाली बात समझ में आई है ना। तो संबंध मुख और नाक दोनों से होता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो अगर हम देखें भी किसी भी स्वर को हम अनुनासिक बनाएं या ना बनाएं तो हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। हम कैसे पहचानेंगे, ठीक। अब देखो इसका संबंध मुख से और नाक से दोनों से होता है, इसलिए हम इनको नासिक्य स्वर भी कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? नासिक्य स्वर भी हम इन्हें कहते हैं। सारे नाम आप पढ़ते चलिए साथ साथ में, तो इन्हें हम नासिक्य स्वर भी कहते हैं, ठीक। अब बात आती है कि इनकी पहचान हम कैसे करें। तो अब ये तो है नहीं कि कोई हम मीटर लेके बैठे कि भाई वायु देखो कि कम आई है ज्यादा आई है ना। तो बस उनकी पहचान करने का एकमात्र तरीका ये है, अगर मान लीजिए किसी भी स्वर पर अगर हम अपनी चंद्र बिंदी या इस बिंदी का प्रयोग कर देते हैं तो वे अपने जो स्वर हैं वो क्या बन जाते हैं? नासिका के आधार पर वो अनुनासिक स्वर बन जाते हैं, ठीक है। हम इसकी भी चर्चा करेंगे। इसको जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? बोलो जल्दी से। इसको कहते हैं हम अनुस्वार। क्या कहते हैं इसे? हम अनुस्वार कहते हैं। इसकी भी चर्चा हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है, जो चंद्रबिंदी है, इसको हम कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं इसको? हम अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भैया? अनुनासिक बोलते हैं, ठीक। अब भाई क्या है, इन दोनों में भी थोड़ा सा अंतर है। अगर आप देखेंगे तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं किसी भी स्वर पर तो नासिका के द्वार से कम वायु निकलती है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो नासिका के द्वार से अधिक वायु बाहर निकलती है। जैसे अगर मान लो मैंने यहां पर लिखा भैया ये 5, क्या लिख दिया मैंने यहां पर? 5। तो 5 बोलना में क्या है, नासिका से मार्ग से कम वायु निकलेगी। लेकिन अगर मैं यहां पर पंच बोलूंगा, क्या बोलूंगा? पंच। तो पंच बोलने का मतलब मैं लगभग जो अपना अनुस्वार है उसके उच्चारण में अधिक वायु खर्च हो रही है, ठीक है। अधिक वायु खर्च हो रही है तो क्या है कि इसके उच्चारण में कम वायु निकलेगी और इसके उच्चारण में अधिक वायु मुख से निकलती है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। दूसरी बात, इनका हम प्रयोग किस तरीके से करते हैं? क्योंकि दोनों का प्रयोग अलग तरीके से होता है। जैसे अब आप देखते हैं कि भाई ये जो अपनी होती शिरोरेखा होती है, क्या होती है? शिरोरेखा होती है। अगर कोई भी स्वर की मात्रा अगर शिरोरेखा से ऊपर जाती है तो हम उस पर केवल बिंदी का प्रयोग करेंगे, मतलब अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, और मात्रा नीचे रहती है तो हम अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। जैसे लिख ली भी मैंने यहां पर लिखा ए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ये मात्रा ऊपर नहीं गई। ऐसी अगर मैं बात करूंगा भैया इसकी तो मैं ये लिख सकता हूं। ऐसी मैं बात करूंगा किसकी? ई की, तो मैं ये लिख सकता हूं। लेकिन जैसे ही मैं बात करूंगा इसकी तो मैं क्या लिखूं? बीच में मैं चंद्रबिंदी तो बना नहीं सकता, तो इसलिए जब भी मात्रा शिरोरेखा से ऊपर जाएगी तो यहां पर मैं केवल क्या लगाऊंगा? बिंदी लगाऊंगा।
इनके प्रयोग की एक ये स्थिति आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। यहां पर मात्रा ऊपर नहीं गई तो नहीं चंद्रबिंदी लगेगी, यहां पर ऊपर गई नहीं गई तो भी चंद्रबिंदी, यहां पर ऊपर नहीं गई तो भी चंद्रबिंदी, यहां पर ऊपर गई तो क्या लगेगी, बिंदी लगेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें आगे, अगर हम इसको देखें तो ये लगेगी, अगर हम इसको देखें तो ये लगेगी, है ना, इसको देखें तो ये लगेगी, इसको देखें तो ये लगेगी, लेकिन अगर हम इसे देखें तो क्या लगेगी, तो यहाँ पर केवल बिंदी लगेगी। ये वाली बात सबको समझ में आ गई कि नहीं। सिरोरेखा से अगर ऊपर जाता है तो हम वहां पर बिंदी का प्रयोग करते हैं, ना कि चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसकी जो अगली बात है, इसकी जो अगली बात है तो हम क्या है, अगर हम ये देखें कि भाई आप ये देखते हैं कि जैसे कि मान लो आप शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे कभी कभी, है ना, जैसे कि आपने संपूर्ण ये लिख दिया, ये संपूर्ण लिख दिया। अब ये सही है कि गलत है ना, ये सही है कि गलत है। तो देखो अगर हम इसे देखते हैं व्याकरण के नियम अनुसार अगर हम देखें तो लिखा हुआ बिल्कुल क्या है, गलत लिखा हुआ है। तो ये सही क्या बनेगा, तो अगर मान लीजिए हमें कभी भी अगर अनुनासिक की जरूरत पड़ती है या अनुस्वार की जरूरत अगर हमें पड़ती है, अगर वो अपने वर्गीय व्यंजन होते हैं तो उन वर्गीय व्यंजनों से पहले उन्हीं वर्ग का पंचम वर्ण हम लगाते हैं। जैसे यहां पर अपना देख रहे हैं से पर हमें अनुनासिक की जरूरत है। किस पर जरूरत है, इस से पर हमें अनुनासिक की जरूरत है, लेकिन इस से के बाद में क्या आया है, पे, और पे अपना एक क्या है, वर्गीय व्यंजन है। अब जब ये वर्गीय व्यंजन है तो हम इसी वर्गीय व्यंजन का जो पंचम वर्ण होगा उसी को यहां पर लिखेंगे। मतलब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पै का पंचम क्या है, मैं है, तो हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। लेकिन एक व्यक्ति हुए थे, है ना, एक व्यक्ति हुए थे, उनका नाम था श्याम सुंदर दास। उनका नाम क्या था, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास था, ठीक है ना। तो उन्होंने, श्याम सुंदर दास ने ये अपना मतलब एक सुझाव दिया था, ये सुझाव दिया कि हम प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। ये सुझाव किसने दिया था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था। किसने दिया था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। जैसे मैं आपको और भी शब्द यहां पर लिख के दे सकता हूं, जैसे क्या होगा आप देखिएगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा चंचल लिखा, जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा, चंचल लिखा, ठीक है। अब बताइए जरा, चंचल शुद्ध लिखा हुआ है कि अशुद्ध लिखा हुआ है। तो अगर जैसा सुझाव श्याम सुंदर दास ने दिया था तो उनके अनुसार तो बिल्कुल क्या है, ये सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको व्याकरण के नियमों के अनुसार अगर देखें तो यहां पर अनुस्वार आया है, लेकिन ये वर्ग के व्यंजन आया, वर्गीय व्यंजन से पहले आया है। तो वर्गीय व्यंजन से पहले आने के कारण हम यहां पर इसी वर्ग का पंचम वर्ण लेके आएंगे। तो यहां पर च का पंचम लगाएंगे, और च का पंचम क्या होता है आप जानते हैं, क्या होता है, ये होता है। तो हम यहां पर ये लिखेंगे चंचल। तो इस अनुस्वार के स्थान पर हमने क्या लगाया, ये जो अपना वर्ग का जो पंचम वर्ण है ये लगाया, ठीक। एक बात और आपको यहां देखनी है, अभी अनुस्वार के स्थान पर मैं केवल आधा वर्ण लगा रहा हूं, मतलब जो स्वर रहित है, जिसमें स्वर नहीं है वो मैं लगा रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपना यहां पर आता है, ठीक है ना, ये जो अपना अनुस्वार आता है, तो अनुस्वार के स्थान पर हम जो भी व्यंजन लगाएंगे, अनुस्वार के स्थान पर जो भी व्यंजन लगाएंगे वो कैसा आएगा, वो स्वर रहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्वर रहित होना चाहिए। और वो स्वर रहित क्यों होना चाहिए, इसकी भी बात मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये जो अनुस्वार है वो किस पर आया है, च पर आया है, और वो खुद किसके रूप में आया है, स्वर के रूप में आया है। तो इसलिए वो स्वर तो खुद है, अगर उसके आप स्थान पर लेके आ रहे हैं तो वर्ण का रिप्लेस वर्ण से होता है। अगर वर्ण के स्थान पर रखें तो आप वर्ण को रखेंगे, ना कि आप अक्षर को रख सकते हैं। तो वर्ण के स्थान पर केवल आप किसको रखेंगे, वर्ण को रखेंगे, बाकी किसी को नहीं रखेंगे। बोलो यहां तक क्लियर हुआ, ठीक। तो ये सुझाव किसने दिया था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था। चलो एक शब्द और मैं आपको लिख के बताता हूं, जैसे कि मान लो मैंने लिखा भाई यहां पर पंचांग लिख दिया। क्या लिखा मैंने यहां पर, पंचांग। ये तो किसके अनुसार लिखा हुआ है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार।
अगर इसको मैं व्याकरण के नियम में अगर लेके आऊं तो ये वाला जो अनुस्वार है वो च से पहले आया है, तो च का अनुस्वार मैं लगाऊंगा, तो मैंने पै तो लिख दिया, च का अनुस्वार कौन होता है, वो ये होता है, ये लिख दिया। उसके बाद में आप देखेंगे फिर से च आया है, क्या आया है, च हो गया इतना। फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आया है आ, है ना, तो ये तो पूरा आ बनेगा यहाँ पर, इसकी तो कोई दिक्कत अपनी होनी नहीं है। लेकिन अनुस्वार जो है वो गै से आया है, अनुस्वार गै से पहले आया है। जब ये गै से पहले आया है तो गै का पंचम क्या होगा, तो गै का पंचम अभी हम आगे पढ़ेंगे, वैसे ये होता है, और उसके बाद में लगा देंगे यहाँ पर गै, तो ये बन जाएगा अपना पंचांग। इस तरीके से शुद्ध लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना। तो कभी भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि ये अनुस्वार के रूप में लिखा हुआ है, ये व्यंजन के रूप में लिख के दिखाइए, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उससे अगली बात अपनी आती है, हम अनुस्वार और अनुनासिक में थोड़ा सा अंतर समझते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर समझते हैं या नहीं है ना। तो देखिए, आप उसमें अंतर बिल्कुल समझेंगे, अंतर दोनों में है। अगर मान लो कि कहीं पर अगर ये लिखा है और कहीं पर अगर ये लिखा है ना, तो दोनों का अंतर जरूर होगा, ऐसी बात तो है नहीं। जब ये दोनों चीजें हिंदी में हैं तो दोनों में अंतर भी जरूर होगा, कोई चीज एक दूसरी चीज से मिलती कभी भी नहीं, इन दोनों में अंतर जरूर होता है, ठीक। अगर मान लो यहां पर कोई भी मैंने शब्द लिखा, भाई कोई भी शब्द जैसे मानो लिखा, जैसे कि आप कह सकते हैं मैं इस शब्द को लिखना चाहूंगा, है ना, जैसे भी मैंने यहां पर लिखा ये, इसके साथ तो मैंने लिख दिया ये हंस, क्या हो गया, ये हंस हो गया, हंस। और अगर मैं यहां पर अगर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका हंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हंस। तो ये किसके साथ लिखा हुआ है, ये अनुस्वार के साथ लिखा हुआ है, जबकि ये किसके साथ लिखा हुआ है, अनुनासिक के साथ लिखा हुआ है। अगर देखेंगे आप तो इस शब्द का अर्थ होगा हंसना, क्या होगा इसका अर्थ, हंसना, मतलब एक क्रिया, लाफिंग, और जबकि ये होगा हंस, हंस होगा एक पक्षी। तो इन दोनों के प्रयोग करने और न करने में भी सावधानी हमें बरतनी जरूरी होती है। जैसे यहां पर तो हमने इसे नहीं लगाया, है ना, इस बार हमने अनुनासिक को नहीं लगाया, तो ये क्या हो गई, सास, क्या हो गई, सास। और अब इसको हम यहां पर लगा देते हैं, तो ये क्या हो गई, सांस। तो ये वाली सांस ब्रीदिंग हो गई, है ना, सांस जो हम लेते हैं, तो अनुस्वार को लगाते हैं तो सांस, और नहीं लगाते तो सास। और सास मतलब या तो कह सकते हैं भैया जो अपनी घरवाली मतलब पत्नी है उसकी माँ कह सकते हैं, ठीक, वो होगी ये सास। तो दोनों में अंतर है, दोनों के प्रयोग में भी अंतर है, दोनों के बोलने में भी अंतर है। इसके उच्चारण में नासिका से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, जबकि इसके उच्चारण में नासिका से अधिक वायु बाहर निकलती है। प्रत्येक पंचम वर्ण के स्थान पर, प्रत्येक पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार लगाने की सलाह किसने दी थी, तो श्याम सुंदर दास ने सलाह दी थी, ठीक है। किसने दी थी ये सलाह, श्याम सुंदर दास ने दी थी। और वो केवल वर्गीय व्यंजनों में हो सकता है, किस में हो सकता है, केवल वर्गीय व्यंजनों में हो सकता है। कभी आप सोचो जो वर्गीय व्यंजन नहीं है उनके अलावा हो सकता है क्या, नहीं होगा। जैसे बोलो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, संसार, आप कहने लगो कि ये जो संसार तुमने लिखा है इसमें जो अनुस्वार है इसके स्थान पर पंचम वर्ण लेके आ जाओ, आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ये से ये से, तो क्या इस से का कोई पंचम वर्ण होता है, नहीं होता। उसी वर्ग का पंचम वर्ण लगाते हैं जिस वर्ण से पहले ये साउंड आता है, ठीक है। तो यहां पर इसका जब पंचम वर्ण होता नहीं तो यहां तो यही सही होगा। वो स्थिति केवल वर्गीय व्यंजनों के साथ ही हमें देखनी है। बोलो अनुनासिक की ये बात समझ में आई या नहीं भाई। इतनी सारी बातें जो मैंने अनुनासिक को लेकर के आपको बताई, इसकी परिभाषा वगैरह जो मैंने आपको बताई है, तो वो आपकी समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ जल्दी से, आ गई ना। चलिए देखते रहिए, है ना। तो ये तो बात होगी अनुनासिक की। पहचान करने के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल बता दिया, है ना, कि या तो ये होगा या ये होगा। इन दोनों को अगर ये दोनों मान लो एक साथ आ जाते हैं कि भाई ये बताओ इन दोनों में से कौन सा है, अगर ये दोनों आ गए एक ही ऑप्शन में, जैसे आ गए, है ना, एक ही क्वेश्चन के साथ अगर ये आ गए, अनुनासिक पूछा तो ये लगाएं या ये लगाएं, तो पहले जो वरीयता देनी है वो इसको देनी है, पहले वरीयता इसको, ये अनुनासिक होगा। अब ये नहीं होगा तो सेकंड प्रायोरिटी हम इसको दे सकते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ। अनुनासिक से संबंधित क्या, अगर आप मुझसे पढ़ेंगे, आप हमसे पढ़ेंगे ना, तो आपके एक एक जो प्रॉब्लम है ना वो ऐसे खत्म हो जाएगी कि बिल्कुल जड़ से। तो अनुनासिक की बात समझ में आ गई। चलिए इनको नासिक के स्वर भी बोल देते हैं ना। चलो अब बात करते हैं इसके दूसरे भेद, जो है अपना
निर्नुनासिक। क्या है भैया वो? निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इस शब्द से शुरू करते हैं। ये जो शब्द बना है वो दो शब्दों के मेल से बना है। किससे बना है? निहि प्लस अनुनासिक से बना है। निहि प्लस अनुनासिक से ये बना है। ठीक है ना, संधि जब पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। देखो अनुनासिक अभी हमने पढ़े, अभी हमने क्या पढ़े हैं? अनुनासिक हमने पढ़े। और निहि का मतलब होता है नहीं। इस निहि का मतलब क्या होता है? इस निहि का मतलब होता है नहीं। तो सीधी सी परिभाषा बनती है, जो अनुनासिक नहीं होते वो निर्नुनासिक होते हैं। ठीक, अब ये निर्नुनासिक होते हैं तो इनका संबंध जो होता है वो केवल मुख से होता है। इनका जो संबंध होता है तो केवल किससे होता है? तो केवल मुख से इनका संबंध होता है, केवल मुख। ठीक है ना, केवल किससे संबंध होता है इनका? केवल मुख से संबंध होता है। केवल मुख से संबंधित होने के कारण तो हम इनको मौखिक स्वर भी कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं इन्हें? मौखिक स्वर भी इन्हें कहा जाता है। केवल मुख से संबंध होने के कारण इन्हें हम मौखिक स्वर भी कहते हैं। बोले यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब क्या है, इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो भाई जब मैंने उसकी पहचान आपको ये बता दी है कि अगर हम देखें कैसे पहचान करेंगे, तो ये अपना निर्नुनासिक है, ये अपना निर्नुनासिक है, ये अपना निर्नुनासिक है। जब हम बिंदी या चंद बिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे तो ये क्या होंगे? ये निर्नुनासिक होंगे। ये क्या होंगे? निर्नुनासिक होंगे। मतलब ये मौखिक स्वर होंगे। मतलब इनका संबंध केवल किससे होगा? मुख से होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? चलो आगे पढ़ते हैं फिर। निर्नुनासिक ये हुआ। तो नासिका के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं, और इसी के साथ अपने स्वरों का वर्गीकरण होता है समाप्त। और इससे अगली कड़ी में जो हम जुड़ते हैं तो इससे अगला हेडिंग आप डालेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। क्या डालेंगे? स्वरों का उच्चारण स्थान। जल्दी से, स्वरों का उच्चारण स्थान, है ना? तो दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ स्वर लिख लीजिए और एक तरफ उनका उच्चारण स्थान लिख लीजिए। एक तरफ उनका उच्चारण स्थान लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो पहले हम देखते हैं स्वर अपना, जैसे ए है और अपना आ है और अपना ए। इसकी हम बात कर लेते हैं। अभी हम इस पे चर्चा आगे करेंगे, अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इसका उच्चारण स्थान यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो इनका जो उच्चारण होता है तीनों का, तो इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। और ये कंठ से उच्चरित होने के कारण क्या कहलाते हैं? कंठीय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 2 आता है, दोनों ई की अपने बात कर लेते हैं। दोनों ही ई की बात कर लेते हैं, दोनों ई। तो दोनों ई का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। तालु होता है ऊपरी छत का जो पिछला हिस्सा होता है, ऊपरी छत का जो पिछला हिस्सा होता है वो तालु कहलाता है। तीसरी बात अपनी इसमें आती है, तो हम ऊ को लेके बात कर लेते हैं। किसको लेके बात कर लेते हैं? दोनों ऊ को लेके बात कर लेते हैं। ऊ को आप देखेंगे तो ओष्ठ है, और ऊ को आप देखेंगे ओष्ठ है, और ओष्ठ ओष्ठ ही होंगे। हाँ, ये क्या होंगे? ये ओष्ठ। ये क्या हो जाएंगे अपने? ओष्ठ मतलब होठ। क्या हो जाएंगे? ओष्ठ मतलब होठ, ओष्ठीय हो जाएंगे। नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे आप रिरी को देखेंगे। किसको देखेंगे आप? रिरी को देखेंगे। और रिरी का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा होता है। क्या होता है वो? मूर्धा। और मूर्धा मतलब जो ऊपरी छत का अगला हिस्सा होता है उनको हम क्या कहते हैं? मूर्धा। और इसको बोला जाता है मूर्धन्य स्वर। क्या बोला जाता है? मूर्धन्य स्वर। नंबर 5 लिखते हैं, तो इसके बाद जुड़ते हैं ए और आई। तो ए और आई की अगर हम बात करें तो दोनों ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं, दोनों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और इनका जो होता है, तो ए और आई का जो होता है वो कंठ और तालु होता है। क्या होता है? कंठ प्लस तालु। कंठ से भी और तालु से भी। तो कंठ प्लस तालु होता है। कंठ प्लस क्या होता है? तालु होता है। ठीक है, नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। एक अपना इसमें आएगा
ओ, और एक कौन आएगा, औ, ठीक है, एक ओ आएगा और एक क्या आएगा, औ आएगा। इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो एक कंठ प्लस ओष्ठ होता है, क्या होता है, कंठ प्लस ओष्ठ होता है, कंठ प्लस ओष्ठ होता है, कंठ प्लस ओष्ठ होता है, ठीक है ना। यहां तक की बात इतनी समझ में आई। चलिए अभी और भी रह गए, कौन सा रह गया, मैं ऊपर साफ करके लिख देता हूं, है ना, इसको साफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट कर लेंगे। चलिए तो ये बात इसकी हुई उच्चारण स्थान की। एक स्वर रह गया, कौन सा रह गया बोलो, एक रह गया अपना, कौन रह गया, ये रह गया, है ना, अनुस्वार रह गया। तो ये आपको अभी मैंने पढ़ाया है, अनुनासिक होता है, क्या होता है ये, अनुनासिक, है ना। हम कह सकते हैं इसका उच्चारण स्थान है नासिका, क्या है इसका उच्चारण स्थान, नासिका, ठीक है। तो सभी स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सभी स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए भाई स्वरों की जो रह गई हैं वो मात्रा रह गई हैं, स्वरों की मात्रा, मात्रा आपको बतानी है, ठीक है ना। तो इससे अगली वीडियो में बनाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अब कछुए वाली चाल से चलते रहेंगे, लगातार चलेंगे, ये नहीं कि खरगोश वाली चाल से एक बार भाग गए फिर बैठ गए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हम आराम आराम से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, टेंशन फ्री होकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे अगली वीडियो में जो हम आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे मात्रा, स्वर और उनकी मात्रा, और इस आधार पे थोड़ा सा शब्दों को जानेंगे। इस आधार पे किसको जानेंगे, शब्दों को। हमने जो चर्चा की थी, जब हम अपने स्वरों में हमने एंट्री की थी, स्वरों में जब हमने क्या की थी, एंट्री की थी, तो स्वरों की परिभाषा देखी थी, और उसके बाद में हमने उनकी क्या पढ़ी थी, संख्या पढ़ी थी, है ना, स्वरों की संख्या पढ़ी थी। और आज हमने अपना जो स्वरों का वर्गीकरण था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक। और इसके बाद में अब जो रह गई हैं वो मात्रा रह गई हैं, क्या रह गई हैं, मात्रा। अब मात्रा पढ़नी है, और साथ साथ में मैंने आपको पढ़ाया था कोडिंग सिस्टम, क्या पढ़ाया था, जो स्वरों को जो मैंने आपको कोडिंग सिस्टम पढ़ाया है, तो उस कोडिंग सिस्टम का क्या फायदा है वो मैं आपको अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक आप जो है अपने सभी कोड याद कर लीजिएगा, चाहे वो मुख के आधार पर हो, चाहे वो जीभ के आधार पर हो, चाहे वो होठों के आधार पर हो, है ना, किसी भी प्रकार सा क्यों ना हो, सभी स्वरों के बारे में अब हमें नॉलेज हो गई है, उनका उच्चारण स्थान भी हमने पढ़ लिया है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा मात्रा के बारे में, और थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताऊंगा कि उन कोड का क्या फायदा है जिस कोड से मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और अब जो है मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा।